हेलो विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो परमाणु है परमाणु के केंद्र में उसका समस्त धनावेश होता है। परमाणु के केंद्र में उसका क्या होता है? समस्त धनावेश होता है। और इसी केंद्र बिंदु में इसका अधिकांशतः द्रव्यमान भी पाया जाता है। इस केंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं? इसको हम नाभिक कहते हैं। तो ये आपके सामने एक कलर्ड गोला दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है? इसका नाभिक है। और इसके आसपास मैंने क्या किया हूँ, एक और ये सर्किल बनाया हूँ, एक और गोला बनाया हूँ, वृत्त। तो ये परमाणु को शो कर रहा है ना। जैसा कि आप जानते हैं परमाणु का जो आवेश होता है वो कैसा होता है? शून्य होता है। परमाणु का आवेश कैसा होता है? शून्य होता है, मतलब परमाणु उदासीन होता है। तो अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से ये निष्कर्ष प्राप्त हुए कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है वो कहाँ पाया जाता है? परमाणु का समस्त धनावेश जो है वो पाया जाता है उसके नाभिक में। अर्थात यदि परमाणु उदासीन है तो इसका धनावेश यहाँ है, तो इसका ऋणावेश भी कहीं ना कहीं परमाणु के अंदर होना चाहिए। तो उस ऋणावेश की जो स्थिति है उसके लिए रदरफोर्ड ने विभिन्न परिकल्पनाएं की और अंततः एक निष्कर्ष पर पहुंचे। तो वो निष्कर्ष क्या था? उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारा ऋणावेश होता है ये धनावेश और ये जो आपके सामने बाउंड्री लाइन दिखाई दे रही है परमाणु की, इसके बीच में ही कहीं पर होना चाहिए। मतलब इधर इधर कहीं पर होना इसको चाहिए, ठीक है। इधर इधर कहीं होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी अवधारणाएं प्रस्तुत किया। उन्हीं अवधारणाओं में एक था कि उन्होंने कहा कि चलिए यदि ये नाभिक में क्या है? प्रोटॉन है। नाभिक में क्या है? धनावेश है। नाभिक में क्या है? धनावेश है। तो धनावेश और ऋणावेश जो है इसी परमाणु के अंदर कहीं भी होना चाहिए। मान लीजिए ऋणावेश जो है वो यहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है? यहाँ पर ऋणावेश है, ठीक है। यदि ये ऋणावेश को यहाँ हम स्थिर मानते हैं, क्या मानते हैं? इसको हम स्थिर मानते हैं, विराम अवस्था मानते हैं। तो चूंकि परमाणु का जो पूरा धनावेश है वो कहाँ पर पाया जाता है? इसके नाभिक में। तो ये जो पूरा धनावेश जो है इसका क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। अपनी तरफ खींच लेगा और जो इलेक्ट्रॉन है इधर खिंच जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक में समाएगा तो जो परमाणु का अस्तित्व है वो कैसा हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इससे तो ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थिर अवस्था में नहीं हो सकता, है ना। विराम अवस्था में ये नहीं हो सकता। अब ये विराम अवस्था में नहीं होगा तो कौन सी अवस्था में हो सकता है फिर, है ना। यदि ये विराम अवस्था में नहीं हो सकता तो फिर इसको होना चाहिए कौन सी अवस्था में? गति अवस्था में। तो गति अवस्था के लिए भी उन्होंने कहा कि गति में होगा तो कैसी गति में होगा? तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, यदि कोई मतलब बीच में ऐसी कोई वस्तु है जिसके पास में बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो उसके आसपास क्या करेंगे? हम किसी वस्तु को घुमाएंगे, किसी वस्तु को क्या करेंगे? घुमाएंगे। तभी ये वस्तु जो है इसके साथ में कैसी रह सकेगी? संतुलन में रह सकेगी। यदि हम इसको गति के साथ में इसके आसपास नहीं घुमाएंगे तो ये वस्तु जो है किसी भी एक डायरेक्शन में भाग जाएगी, ठीक है। मतलब इनके बीच में संतुलन नहीं रहेगा। इसी अवधारणा को लेकर जो है रदरफोर्ड ने ये कहा कि हमारा जो नाभिक है उसके आसपास, नाभिक के आसपास जो हैं इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब चक्कर तो लगाते हैं पर ये किस प्रकार के मार्ग में चक्कर लगाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ना। तो कुछ ने बोला कि वृत्तीय मार्ग में लगाते हैं, है ना।
उसने कहा कि वृत्ति मार्ग में लगाते हैं, उसने कहा नहीं वृत्ति मार्ग में लगाते, ये दीर्घवृत्ति मार्ग में लगाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये अलग अलग सबकी अवधारणाएं थी। तो इन सभी को समाहित करके इलेक्ट्रॉन का जो चक्कर लगाने का मार्ग है उसको क्या बोला, उसको बोला गया है वर्तुलाकार। क्या बोला गया है उसको, वर्तुलाकार। मतलब ये ना तो पूरे पूरे वृत्तीय मार्ग में है और ना ही पूरे पूरे ये दीर्घवृत्तीय परवलयिक मार्ग में, ठीक है। तो वर्तुलाकार में चक्कर लगाते हैं ऐसा कहा गया। तो यहाँ पर मैंने एक चक्र बनाया हूँ, देखिएगा आप, ये कौन सा चक्र है, ये वर्तुलाकार है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, ये किसके लिए होगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। यदि मान लीजिए किसी परमाणु में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हमारी आवर्त सारणी में बहुत सारे अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं, तो उनके लिए अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों को चक्कर लगाने की जो कक्षाएं हैं या उनका जो मार्ग है कहना चाहिए, वो भी अलग अलग हो सकता है। तो मैं यहाँ पर अन्य इलेक्ट्रॉनों के लिए उसके मार्ग को किसी और अन्य तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भी चक्कर लगा सकता है, फिर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा भी चक्कर लगा सकता है। तो इस प्रकार से हम एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के लिए अधिक उनके मार्ग को इसी परमाणु के अंदर दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसमें उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं, वह नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। कौन से मार्ग में लगाते हैं, वो वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। अब जब कोई भी वस्तु क्या करती है, किसी भी बिंदु के चारों ओर घूमती है ना, मतलब वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है, तो हमने पढ़ा था कि इसमें केंद्र की तरफ एक बल लगता है। इसको क्या बोलते हैं हम, अभिकेंद्री बल। क्या बोलते हैं इसको हम, अभिकेंद्री बल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, धनावेश है, और यहाँ पर क्या है, ऋणावेश है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऋणावेश है। ऋणावेश और धनावेश के बीच में दोनों आवेश हैं, तो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम विद्युत बल कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो विद्युत बल जो है, ये विद्युत बल धनावेश से कहाँ लगेगा, ऋणावेश की ओर। इसकी दिशा कहाँ होगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा जिस डायरेक्शन में होती है उसी डायरेक्शन में विद्युत बल की भी दिशा होगी। तो यहाँ पर देखिए, इसकी दिशा इधर हो जाएगी, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल की, और अभिकेंद्रीय बल की दिशा जो हो जाएगी, अंदर हो जाएगी। तो ये दोनों बल क्या करेंगे, एक दूसरे को संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को संतुलित करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये दोनों बल जो हैं क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीसरी उनकी अवधारणा थी रदरफोर्ड की, कि यदि कोई भी पिंड, कोई भी कण जो है वो वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, तो उसका अभिकेंद्री बल जो है उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल, या इसी को हम कूलाम बल भी कहते हैं, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में जो जो अवधारणाएं प्रस्तुत की गई थी उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम अभिग्रहित भी बोलते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित, ठीक है। तो अभिग्रहित नंबर एक क्या है, इसका जो पहला अभिग्रहित है वो ये है कि परमाणु का समस्त धनावेश और साथ ही साथ उसका अधिकांश द्रव्यमान, ना, परमाणु का समस्त धनावेश और उसका जो अधिकांश द्रव्यमान है, ये कहाँ पर रहता है, उसके केंद्र बिंदु में रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम नाभिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम नाभिक कहते हैं। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का पहला अभिग्रहित है, परमाणु का समस्त धनावेश और उसका अधिकांश द्रव्यमान। अब अधिकांश द्रव्यमान क्या बोला गया, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस परमाणु का जो धनावेश है वो यहाँ पर तो है ना, और अधिकांश द्रव्यमान यहाँ, क्योंकि बाकी जगह में कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ना, इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। इस कारण से थोड़ा बहुत द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के पास पाया जाता है, और बाकी जो 99% कहना चाहिए अधिकांश द्रव्यमान जो कहाँ पाया जाता है, वो नाभिक में पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए ये अभिग्रहित दिया गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका जो दूसरा अभिग्रहित है वो क्या कहता है। तो इसका जो दूसरा अभिग्रहित है वो ये बोलता है कि नाभिक के चारों ओर,
है ना, नाभिक के चारों ओर, है ना, नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है, ठीक है, और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कैसे चक्कर लगाते हैं ये, तो इनकी जो कक्षा है वो कैसी है, वो है वर्तुलाकार। कैसी कक्षा है वो, वर्तुलाकार, ठीक है। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, तो इसका तीसरा अभिग्रहित क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो तीसरा अभिग्रहित है वो क्या कहता है कि नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। कौन से मार्ग में लगाते हैं, वो वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि ये वर्तुलाकार मार्ग मतलब वृत्तीय गति कर रहे हैं, तो वृत्तीय गति के लिए इलेक्ट्रॉनों को किस बल की आवश्यकता होगी, तो वो जो बल होता है वो होता है अभिकेंद्री बल। अर्थात इलेक्ट्रॉनों के वृत्तीय मार्ग के लिए आवश्यक अभिकेंद्री जो बल है ये किसके बराबर होता है, ये जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच लगने वाले कूलाम बल, या इसी को हम विद्युत बल भी कहते हैं। इन दोनों के बीच लगने वाले कूलाम बल के बराबर हो जाएगा, अर्थात Fe मतलब विद्युत बल, ठीक है। इसको सी नहीं लिख सकते क्योंकि सी इधर लिख दिए हैं, तो यहाँ पर हमने इसको विद्युत बल के रूप में लिखा, यही कूलाम बल होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो कूलाम बल होता है और साथ ही साथ हमारे पास में जो बल है ना अभिकेंद्री बल, इसके आधार पर हम इसके इलेक्ट्रॉन की मार्ग की त्रिज्या, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार मार्ग में घूमता है उसकी त्रिज्या निकालेंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा होती है उसकी भी हम गणना कर लेते हैं। तो हम जानते हैं जो अभिकेंद्री बल है इसका फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पहले, ठीक है। तो अभिकेंद्री बल का फार्मूला होता है mv² ठीक है। तो ये होता है कूलाम बल का फार्मूला, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, ठीक है। कूलाम बल का फार्मूला ये हो गया। फिर इसके बाद में अब हम यहाँ पर कौन सा बल है, ये विद्युत बल, ये अभिकेंद्री बल का फार्मूला होगा, ठीक है। किसका फार्मूला है, ये अभिकेंद्री बल का, ये विद्युत बल। तो कूलाम बल का जो फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, आपने पढ़ा था F बराबर कूलाम के नियम अनुसार क्या होता है Q1 × Q2/4 पाई एप्सिलॉन 0 r का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कूलाम बल को लिख लेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यदि हम कूलाम बल को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग यदि हम कूलाम बल को लिखेंगे तो यहाँ पर दो आवेश हैं, है ना। तो एक आवेश था हमारा नाभिक, है ना, नाभिक के आवेश के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे जेड जो है परमाणु क्रमांक हो गया, और जो दूसरा आवेश था वो इलेक्ट्रॉन था। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ऋण ई, है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा ऋण E/T। अब यहाँ पर देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो सेम टू सेम रहेगा, और ये जो आर है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी, है ना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। यहाँ पर देखो Q1 और Q2 के बीच की दूरी थी, तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगा r का वर्ग, और यही दूरी जो है इस इलेक्ट्रॉन के मार्ग की त्रिज्या हो जाएगी इधर, ठीक है। तो ये एक r से एक r कैंसिल आउट हो गया, एक r से एक r कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहाँ पर हमको आगे क्या प्राप्त होता है इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको आगे हल कर लेंगे हम। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा mv² बराबर, इधर देखिएगा ऋण धन का ऋण, ठीक है। फिर ये हो जाएगा ZE का वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक r यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ से इतना हो गया। अब यदि हम क्या करें, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 देते हैं, तो इसको आगे और बढ़ाते जाएंगे। हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या करते हैं हम 1/2 से भाग दे देते हैं, तो इधर भी 1/2 से भाग देना हमको, ठीक है। तो 1/2
एम वी का वर्ग हो जाएगा बराबर, यहाँ पर देखिएगा इधर भी 1/2 से भाग देंगे तो ऋण जेड ई स्क्वेयर बटे ये हो जाएगा, ये जेड है ना, ये क्या है, जेड है, ठीक है। तो जेड ई स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू 4 एप्सिलॉन 0 पाई आर। अब यहाँ से यदि हम देखते हैं इसको कि ये वाली जो राशि है ये क्या है, 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। क्या होती है ये, गतिज ऊर्जा का सूत्र, जो कि यहाँ पे गति कौन कर रहा है, तो यहाँ पे गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी k बराबर 1/2 mv स्क्वेयर। और इसी को यदि हम आगे मान रख दें यहाँ पर, ठीक है, इसको यदि हम यहाँ पर आगे क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वेयर का जो मान है वो ये है, ठीक है। तो यहीं पे इसका मान रख देंगे हम, तो ये अगले पेज में देखिएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k बराबर, है ना, माइनस जेड ई स्क्वेयर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ठीक है। ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। अब चूंकि जो गतिज ऊर्जा है ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। गति कभी ऋणात्मक हो सकती है क्या, कोई भी कण जो है वो ऋणात्मक दिशा में गति नहीं कर सकता है ना, तो गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए इसको हमको क्या लेना पड़ेगा, धनात्मक, ठीक है। ये जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, तो कूलॉम के नियम के अनुसार है ना, जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो कूलॉम के नियम अनुसार हो जाएगी U बराबर, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, दोनों आवेशों का गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। ये जाएगा पहला आवेश दूसरा आवेश बटे, यहाँ पर देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर हो जाएगा R, और चूँकि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण आवेश है तो ऋण ई का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर हमने जेड बराबर 1 ले लिया, कितना ले लिया, जेड बराबर 1 परमाणु क्रमांक। या चलिए इसको रहने दीजिए, अभी जेड बराबर 1 नहीं लेते हैं, यहाँ पर हम जेड लगा देते हैं, ठीक है, जेड ई का स्क्वायर। तो कुछ हम समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 में देखिए गतिज ऊर्जा है, ये स्थितिज ऊर्जा है। हमको कुल ऊर्जा निकालना है, तो कुल ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या होता है, तो किसी भी कण की जो कुल ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, कण की जो कुल ऊर्जा है वो हो जाती है, यहाँ लिखेंगे हम, अतः कण की कुल ऊर्जा, कण की कुल ऊर्जा जो है ये हो जाएगी ई बराबर, है ना, गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ देखिए गतिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी है, गतिज ऊर्जा जो है समीकरण नंबर 2 में हमने निकाले थे, देखिएगा यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में, ये यहाँ पर देखिएगा गतिज ऊर्जा की जो वैल्यू है कितनी आई है, ये हमने निकाला था जेड ई स्क्वेयर 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इस यहाँ पर पुट करेंगे हम जेड ई स्क्वेयर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ठीक है। फिर प्लस स्थितिज ऊर्जा कितनी निकाले, तो अब भी निकाले हमने यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, ये इसका फार्मूला, ठीक है, समीकरण नंबर 3। तो ये माइनस जेड ई स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अब यदि हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं हम हाइड्रोजन एटम, ठीक है,
तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड की जो वैल्यू है इसको हम रख देंगे 1, ठीक है। और आगे हल कर लेते हैं तो यही वाला समीकरण हो जाएगा ई बराबर E²/8πε0r प्लस यहाँ पर भी देखिएगा प्लस माइनस का माइनस कर देते हैं इसको, प्लस माइनस का माइनस, यहाँ पर भी देखिए जेड का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा E²/4πε0r, है ना। अब इसको आगे और हल कर लेते हैं हम, सरल कर लेंगे तो हमारी कुल ऊर्जा प्राप्त हमको हो जाएगी। देखिए यहाँ से जो वेनिस्ट है उसको बाहर कर लो तो यहाँ पे देखो E² बटे यहाँ 4 है, यहाँ से भी 4 बन जाएगा, 2 गुणा 4 तो 4 को बाहर कर लेते हैं हम, πε0r भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ से 4 बाहर होगा तो 1/2 ऋण, यहाँ पे तो पूरा ही बाहर चला गया तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लीजिए, इसको एलसीएम ले लेंगे अगले स्टेप में तो ये हो जाएगा E²/4πε0r, इसका जो एलसीएम आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा -1/2। अब इसका इधर सामने गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो हमको इसकी कुल ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, ये हो जाएगा -E²/4 × 8 ठीक है। तो ये इतने जूल जो है क्या होती है, इसकी कुल ऊर्जा होती है, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। अब हम जाते हैं पुनः समीकरण 1 पर, ठीक है। कहाँ जाना है हमको, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 क्या था हमारा, ये था ना। यहाँ से देखिएगा आप, यदि हम इस r को इधर ले जा लें और इसको इधर ला लें, ठीक है, r और इसका यदि हम ट्रांसफ़र कर दें इधर उधर तो क्या बनेगा ये समीकरण, ये जो समीकरण है ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा r बराबर, ठीक है, इधर तो था जेड E² अपॉन, ठीक है, 4π, एक मिनट देख लेते हैं क्या था, 4πε0 mv का वर्ग और माइनस भी था साथ में, ओके। तो -ZE²4πε0 इधर जो था mv है ना, mv का वर्ग, ठीक है। तो ये वाला जो समीकरण है ये बताता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो वर्तुलाकार मार्ग बनाया गया है उसकी त्रिज्या को ये बताता है। इस फार्मूले से हम उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन के मार्ग की त्रिज्या है वो क्या है, उसके वेग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना। ये देखिए वेग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो एक संबंध यहाँ से ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन का वेग जो है जितना अधिक रहेगा उतने कम उसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वेग जो है जितना कम रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऋणात्मक चिन्ह भी है, ये ऋणात्मक चिन्ह भी क्या कर देता है, इसको विपरीत कर देता है, ठीक है। तो इसको इतना याद रखिए आप, त्रिज्या जो है वो वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, मतलब जो पास का इलेक्ट्रॉन है वो तेज़ी से घूमेगा और दूर का इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे घूमेगा। फिर दूसरी चीज़ ये है, अब हम थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं कि जो ये हमारा मॉडल था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसको और किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो इसके जो अन्य नाम हैं उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसका एक अन्य नाम है, इसको हम नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, नाभिकीय मॉडल, ठीक है, क्योंकि इसी मॉडल से सर्वप्रथम हमको नाभिक के बारे में जानकारी मिली थी, ठीक है। फिर इसका जो एक और अन्य नाम है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सौर मंडलीय मॉडल। क्या बोलते हैं, सौर मंडलीय मॉडल, क्योंकि
रदरफोर्ड ने इसकी तुलना सौरमंडल से किया था। जैसे सौरमंडल में सूर्य होता है वैसे ही परमाणु में नाभिक होता है। जैसे सौरमंडल में ग्रह चक्कर लगाते हैं वैसे ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया, सौरमंडलीय मॉडल। और जो इसका तीसरा एक नाम है जो इसी से संबंधित है, क्योंकि सौरमंडल में ग्रह चक्कर लगाते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसको ग्रही मॉडल भी कहा गया। क्या कहा गया इसको, ग्रही मॉडल। ठीक है, तो ये इसके 2-3 अन्य नाम हैं, उनको भी याद रखिएगा, परीक्षा में आते हैं। तो इसमें हमको नाभिक मिला, और नाभिक की खोज किसने किया, नाभिक की खोज किया रदरफोर्ड। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ओके, थैंक यू, यहीं पे स्टॉप करते हैं आज।